हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल, जिसका एम है नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड जो भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना। तो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम की पॉइंट्स के तौर पर डिस्कस करेंगे, एज अ की पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड इन द लास्ट ऑफ वीडियो एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स ऐसी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, एक प्रॉपर वे में स्टडी रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। एंड अबव दिस ऑल, जो हम लाइक करते हैं तो उससे हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है, ताकि हम ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि सभी के लिए बेनिफिशियल हो बना सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट की पॉइंट है एक्सीडेंट्स आर कॉमन ड्यूरिंग यंग एडल्टहुड बिकॉज ऑफ immature judgment and impulsivity associated with this stage of development। यानी कि जो एक्सीडेंट्स होने का एक पर्टिकुलर एज ग्रुप, यानी ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है एम्स के अंदर या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, कि किस एज के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, टीनेजर्स में, यंग एडल्टहुड में या ओल्डर एडल्टहुड में, किस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा यंग एडल्टहुड। ओके, और ये क्यों होते हैं, ठीक है, यानी कि साइकेट्री के अगर पर्सपेक्टिव से देखें कि भी इसका रीज़न क्या हो सकता है, कि इमेच्योर जजमेंट, यानी कि हमें व्हीकल्स के लिए जो भी गाइडलाइंस होती है वो ध्यान में रखते हुए ड्राइव स्लोली केयरफुली, जहाँ पर मतलब स्पीड ब्रेकर हो वहाँ पे बाइक को स्लो करना है, एंड सारे का सारा मतलब जो डिसीजंस लेने का जो एक टेम्परामेंट होता है, इम्पल्सिवनेस नहीं दिखानी है, यानी ज़्यादा उत्तेजनशीलता हिंदी में कहे तो वो नहीं दिखानी है, जो कि इस डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है आपको दो तरीके से, तीन तरीके से क्वेश्चन को मॉडिफाई करके क्वेश्चन को आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एम्स के अंदर इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीजीआई के अंदर इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर जो डेथ का जो एक कोज होता है वो आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे टीनेजर्स के अंदर है सुसाइड के लिए, मतलब अगर मतलब मान ले, और मतलब कि मेल कैंडिडेट्स के हिसाब से गन शॉट्स को, एंड फीमेल्स के हिसाब से है हैंगिंग। तो ये मतलब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो एक डेथ का एक मेन कोज होता है उसको लेकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्किल में उन्हें अवेयर करें कि आप सभी के साथ में सोशलाइज होकर रहे, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करें, अपने माइंड को वेंटिलेट करें, अपने आइडियाज़ को शेयर करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन आ सके। ठीक है, सुसाइड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मोकिंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड हाइपरटेंशन, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल एज एडल्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्मोकिंग है, वैसे तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस का जो मेन कोजेज होते हैं, मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसके अंदर जो स्मोकिंग है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन कार्डियोवास्कुलर के पर्पज से भी इसका एक बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर जो है हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्यूगर्स डिजीज़ है एंड जो रेनॉल्ड्स डिजीज़ है, जहाँ पर आर्टरीज जो है वहाँ पे जो स्मॉल आर्टरीज होती है, स्मॉल साइज्ड एंड मिडल साइज्ड जो आर्टरीज है, आर्टीरियल्स है, वो उनके अंदर सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसी जो डिजीजेज होती है वहाँ पर स्मोकिंग बहुत ही बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है, एंड धीरे 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 वहाँ पे इस्टेमिक कंडीशन होने से नेक्रोसाइज्ड हो सके वो टिश्यूज़, एंड लेटर ऑन फिर बात आ जाती है एम्पुटेशन पे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इस एज के अंदर। कौन सी एज में? मिडल एज एडल्ट्स। ठीक है, जो मिडल एज एडल्ट्स है लाइक 40 to 50 ईयर्स के बीच में, उनके अंदर ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट की, तो वो पॉइंट है बोन्स बिकम मोर फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी कमज़ोर, यानी कि कमज़ोर, क्षण भंगुर हिंदी में कहे तो। ठीक है,
बहुत ही नाजुक हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। डेंसिटी का अर्थ यहाँ पर हिंदी के अंदर हम जाना चाहे तो घनत्व, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं, जैसा कि बोन्स के अंदर जो मोस्टली कंपोजिशन होता है 96-97% वो होता है, एंड मतलब 98-99% मतलब अकॉर्डिंग टू बुक्स ये वेराई कर सकता है। कैल्शियम एंड फास्फोरस का होता है, एंड अदर मिनरल्स का भी होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर एटसेट्रा। तो कैल्शियम एंड फास्फोरस की जो डेंसिटी है, कैल्शियम मेनली कैल्शियम की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। आगे, एसोसिएटेड विद द एजिंग प्रोसेस। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपकी एज के अकॉर्डिंग वो बोन्स के अंदर जो कैल्शियम है एंड अदर जो मिनरल्स है या इलेक्ट्रोलाइट्स, उनका डीमिनरलाइजेशन होगा। ठीक है, ऑब्वियसली दिखती सी बात, एजिंग प्रोसेस होगी तो सारे के सारे जो सिस्टम्स है वो सारे के सारे सिस्टम्स है अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अपना जो एक्टिविटी लेवल है, अगर हम मेंटेन नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे एकदम शिथिल हो जाएंगे, यानी कि एकदम से लूज पड़ जाएंगे, एंड धीरे धीरे उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, टिश्यूज़ की जो मतलब प्रॉपर फंक्शनलिज्म है वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी एज पर एज। ओके, तो दिस ऑफन is associated with lower circulating levels of estrogens and testosterone। अब यहाँ पे हार्मोन्स का भी डिस्कशन किया गया है, एस्ट्रोजेंस फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से एंड टेस्टोस्टेरोन मेल्स के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे अगर दिखती सी बात है, आपको अगर पता हो कि भी जो स्मोकिंग है, मतलब अगर कोई भी करता है तो डेफिनेटली उसकी बॉडी के अंदर जो रिस्क फैक्टर्स है वो तो होने ही है, लेकिन अलोंग विद दैट ये सारा का सारा जो एजिंग की प्रोसेस है उसके अंदर भी कैल्शियम का जो डिप्लेशन है, कमी होने के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल है वो कम होने में, एंड टेस्टोस्टेरोन है उनका हार्मोन का लेवल कम होने में भी ये एक रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, तो मतलब मीनोपॉज की अगर एज की बात करें, ठीक है, जो कि अमूमन अगर ज़्यादा अर्ली से अर्ली अगर हम बात करें तो 43 to 45 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 ईयर्स तक जो एज होती है मीनोपॉज के अंदर। जैसे जैसे एज नज़दीक आती जाती है, कैल्शियम की कमी होती जाती है, बोन्स के अंदर कमी होती जाती है, एंड यानी प्रोन टू ब्रेक, यानी टूटने की मतलब टूटने के अंदर एक मतलब एक जोखिम जो होता है वो सारा का सारा वहाँ पर अगर किसी भी कैल्शियम की ऐसी कमी की कोई डिजीज़ भी हो गई, कोई फ्रैक्चर भी हो गया, तो वहाँ पे एक तो जुड़ने में, और दूसरा इसके अलावा जो कैल्शियम की इम्पोर्टेंस है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पर भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी कमी होती है। तो और दूसरी अगर अगर हम बॉडीली सिस्टम्स की बात करें तो उनके अंदर भी कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो कहने का मतलब है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो रही है, ठीक है, तो उसका रीज़न ये है कि सर्कुलेशन के अंदर उनका जो हार्मोन्स का लेवल है वो कम हो रहा है। तो उसे बनाए रखने के लिए, ठीक है, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें हमारा एक्टिविटी लेवल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम कर सकते हैं, हमें हमारा एक्टिविटी लेवल, हमें हमारी डाइट, एंड अगर प्रॉब्लम होती है, अगर ये प्रॉब्लम डिजीज़ का फॉर्मेशन ले लेती है, किसी एक अबनॉर्मलिटी का फॉर्म ले लेती है, किसी एक ऐसी सिचुएशन का फॉर्म ले लेती है जो हमारी डेली रूटीन के अंदर एक बैरियर बन रहा है, यानी कि काम करने में रुकावट पैदा हो रही है, और इसके अलावा हम अपना एक रूटीन शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे, पेट दुखना, ठीक है ना, मतलब एकदम से चेस्ट पेन होना, या दूसरी किसी भी एक मतलब बॉडी के सिस्टम की कंप्लेंट ले लीजिए आप, ठीक है ना, चलने फिरने में दिक्कत होना, एक आंखों से दिक्कत दिखाई देने में थोड़ा सा धुंधलाहट महसूस होना, ये जैसे कि एजिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसी किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर आप जल्द से जल्द किसी भी एक अच्छे फिजिशियन को या फिर एक डॉक्टर को आप कंसल्ट करें। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सर्कुलेशन के साथ में जैसे जैसे कैल्शियम का लेवल कम होता जाता है, दूसरी जो प्रॉब्लम्स है बोन रिलेटेड है वो सामने दिखने लगती है, सामने आती है। ठीक है, और हमें जैसे डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करें, हमें हमारा जो मेडिकेशन है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है, वो टाइमली लेना होता है, एंड फॉलो अप में भी डॉक्टर को दिखाना होता है। कई बार लोग डिफ़ॉल्टर बनकर रह जाते हैं। डिफ़ॉल्टर को मतलब शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूँ। पेशेंट ने डॉक्टर को एक बार दिखाया, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट टाइम दिखाने के लिए जो फॉलोअप बुलाते हैं, तो वो जो फर्स्ट टाइम विजिट के अंदर गए वो मेडिकेशन लेकर ही रुक जाते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम नहीं जाते। तो ये प्रॉब्लम जो आपकी कम होने की तरफ बढ़नी होती है, वो वापस
रीस्टार्ट की प्रोसेस पे आ जाती है, ठीक है ना। और फिर आपको वापस अपना जो ट्रीटमेंट है वो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। एंड जब नेक्स्ट टाइम आप आते हैं तो वो प्रॉब्लम पहले से कम नहीं होकर उल्टा पहले से ज़्यादा हो सकती है, पहले से डबल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, की पॉइंट के ऊपर। डिजॉक्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। अब यहाँ पे आर्ट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जब ब्लड का सर्कुलेशन दोनों आर्ट्रिया राइट एंड लेफ्ट से वेंट्रिकल्स दोनों साइड के राइट एंड लेफ्ट आता है तो प्रॉपर वे के अंदर हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। 0.8 सेकंड जो एक कार्डिक साइकिल की होता है टाइम पीरियड, उसके अंदर ये सर्कुलेशन चलता रहता है। लेकिन जब आर्ट्रियल्स से वेंट्रिकल्स के अंदर एक तो कंडक्शन के अंदर डिले हो ड्यू टू सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन, ठीक है, तो वहाँ पे जो अगर आर्टरियम के अंदर ब्लड आएगा ही नहीं प्रॉपर वे के अंदर, जितना ब्लड आना चाहिए होता अगर उतना आएगा ही नहीं, तो वहाँ पे जो फिब्रिलेशन की कंडीशन होगी, फिब्रिलेशन का मतलब वहाँ पे इम्पल्सेस इतने बढ़ जाएंगे, मतलब हार्ट इतना फास्ट इम्पल्स करेगा कि वहाँ पे जो सर्कुलेशन है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, टोटली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एंड इम्पल्स की जो रेट है 350 350 से लेकर 600 टाइम्स या बीट्स कह लीजिए 600 टाइम्स पर मिनट तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही फैटल सिचुएशन होती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं एडमिनिस्टर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, हम जो एडमिनिस्टर करते हैं वो ड्रग होती है डिजॉक्सिन, ठीक है, जिसे हम कार्डिक ग्लाइकोसाइड ग्रुप के अंदर मतलब कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशंस के अंदर स्टडी करते हैं एंड एडमिनिस्टर करते हैं यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट फेलियर जैसी सिचुएशंस के अंदर, जिसकी एम्पुल आती है 2 ml इज इक्वल टू 0.5 mg। 2 ml की एम्पुल होती है वो हमें जिसका मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन 1 ml या 2 ml पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी होती है थ्रू आईवी रूट या पर ओरली हमें पेशेंट को टैबलेट देनी होती है। यहाँ पर ये एक चीज़ ये भी है कि डिजॉक्सिन को देने से पहले हमें जो पेशेंट की पल्स है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूबॉर्न है तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसकी जो पल्स है या हार्ट बीट है वो 100 के बिलो नहीं जाए। अगर चिल्ड्रन है तो 90 के नीचे नहीं जाए, और अगर एडल्ट है तो 60 यानी 60 के नीचे नहीं जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि अगर पल्स रेट कम हो गई है और वहाँ पे अगर हमने ये मेडिसिन अगर दे दिए तो ये डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, यहाँ पर पेशेंट के लिए बहुत ही फैटल, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकती है ये मेडिकेशन। इसीलिए इसे देने से पहले 1 फुल मिनट तक हमें हार्ट बीट या पल्स रेट चेक करनी चाहिए, ठीक है। एपिकल पल्स चेक करनी चाहिए या फिर जो भी इजीली, मेनली तो एपिकल पल्स चेक करनी चाहिए, लेकिन अगर एपिकल पल्स आप इजीली चेक नहीं कर पा रहे हो तो आपको कोई भी रेडियल पल्स है, ठीक है, वो भी आपको 1 फुल मिनट तक चेक करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कोविड-19 इज अ सोशल क्राइसिस। अब आज ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोविड-19 क्या है, कोविड-19 कैसे फैला, कोविड-19 कहाँ से ओरिजिन हुआ था, एंड कोविड-19 के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, सभी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर साइकेट्री में ऐसा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि क्राइसिस जो कि हम पढ़ते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन, ठीक है, साइकेट्री के अंदर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड जीएनएम टाइम में मेरा ये एक टॉपिक था, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो लेटर ऑन हम कभी डिस्कस भी करेंगे इस टॉपिक को। ये एक सोशल क्राइसिस। अब सोशल क्राइसिस यानी कि वॉर की सिचुएशन हो गई, यानी कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गया, या ऐसी कोई भी मास कैजुअलिटी वाली है ना, मतलब सीन हो गया, ठीक है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री की बात ना करके अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर भी अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कहीं पर भी, ठीक है, जैसे कि सुनामी आई थी, तो सुनामी के अंदर मोस्टली साउथ एशियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, लाइक इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड अदर कंट्रीज़ आल्सो लाइक म्यांमार एंड मतलब बांग्लादेश एट्सेट्रा। उनको बहुत लॉस हुआ था, इन कंट्रीज़ को बहुत लॉस हुआ था, काफ़ी मास कैजुअलिटी हुई थी, काफ़ी लोगों के जो शेल्टर्स यानी कि निवास स्थल है वो हो गए थे अस्त व्यस्त, और पूरे के पूरी मतलब इकोनॉमी है हर कंट्री की है वो डिस्टर्ब्ड हो गई थी। तो ये क्या है? ये एक क्राइसिस है, ठीक है। ठीक वैसे के वैसे कोविड-19 क्या है? एक
क्राइसिस की कंडीशन है। लेकिन ये किस तरह की क्राइसिस है? एक होती है मैचुरेशनल क्राइसिस, ठीक है, लाइक किसी का रिटायरमेंट हो गया तो वो मैचुरेशनल क्राइसिस है, ठीक है। और एक होती है सिचुएशनल क्राइसिस, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज। अब आप पूछोगे मैरिज क्राइसिस कैसे है? मैरिज क्राइसिस इस तरीके से है कि एक एज के अंदर हमें मैरिज जैसे एक सोशल रिचुअल को फॉलो करना होता है, लेकिन हर किसी की लाइफ में मैरिज एक अपने आप में एक नया एक इवेंट होता है, जिसको मतलब लेकर बहुत सारी एंग्जाइटी होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है, जिसने क्लियर करना ज़रूरी होती है थ्रू काउंसलिंग। तो वो क्या है? वो एक क्राइसिस है, सिचुएशनल क्राइसिस है। और थर्ड वन इज सोशल क्राइसिस, जिसका किसी एक पर्सन या एक पर्सन्स के ग्रुप के ऊपर अफेक्ट नहीं होता है, बल्कि पूरे के पूरे एक एरिया या एक कंट्री या बहुत सारी कंट्री या यूँ कहें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इम्पैक्ट होता है, वो होती है सोशल क्राइसिस, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है क्राइसिस के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, ये भी एक बार पीजे रोहतक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कैविटी इन बॉडी, तो वो होती है अब्डोमिनल। और वही अगर हम स्मॉलेस्ट कैविटी की बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट कैविटी की बात करें तो वो होती है क्रेनियल कैविटी, ठीक है। पीजीआई के एक एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो सारे क्वेश्चंस पूछे हुए कहीं ना कहीं, ठीक है, एंड लेटेस्ट का तो ये कोविड-19 का तो है ही। नेक्स्ट है एक्सिलरी नर्व इज प्रोन टू गेट इंजर्ड, यानी वही बात कि ये एक मतलब जख्मी कह ले या यूं कहे कि इंजर्ड होने की, यानी कि यहाँ पे चोट लगने की संभावना, ठीक है, हिंदी में कहे तो, ठीक है, संभावना होती है ज़्यादा, एक्सिलरी नर्व की डैमेज होने के चांसेस होते हैं। कब? जब हम आईएम इंजेक्शन देते हैं, कहाँ पर? डेल्टोइड मसल के अंदर, ठीक है, डेल्टोइड मसल के अंदर जब देते हैं तो एक्सिलरी नर्व के इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉक्सिमली जो इंजेक्शन है जब आप देते हैं, डिपेंड करता है कि आपका वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है, प्रॉपर एंगल से है कि नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि आईएम इंजेक्शन देने के लिए 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल कोण बनाना होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपने प्रॉपर वे के अंदर मसल कलेक्ट की है या नहीं की है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड आप लगा किस एज ग्रुप में रहे हो। जैसे कि हमें पता है कि डेल्टोइड मसल में वैसे तो चिल्ड्रन एंड एडल्ट के अंदर स्मॉल अमाउंट की जो मेडिकेशन होती है लाइक 0.5 ml या 1 ml तक है, वो यहाँ पे एडमिनिस्टर की जाती है। लेकिन सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, अगर यहाँ पे सावधानी रखी तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है। वैसे ही जैसे कि अगर किसी को हम डोर्सोग्लूटेल रीजन, जो कि आईएम इंजेक्शन लगाने का सबसे कॉमन साइट है, वहाँ पर अगर हम ध्यान नहीं दें तो वहाँ पे साइटिक नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिसके चलते क्या हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? साइटिका, ठीक है, साइटिका होने के चांसेस रहती है। एंड साइटिक नर्व हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है, ये भी ध्यान रखना एक नोटिसेबल पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इन द लास्ट ऑफ वीडियो एक रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, तो हमारे चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल के कम्युनिटी पेज पे मैंने आरएमएल हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ की 10 जनवरी को, ओके, वहाँ पर इंटरव्यू है, जिसके लिए आपको अपना एक सीवी तैयार करना है, ठीक है। आपको अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपको अपनी पर्सनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उनका सीवी प्रॉपर वे में इन अ प्रॉपर वे तैयार करके आपका वहाँ पे इंटरव्यू है, ठीक है। तकरीबन 40 पोस्ट से 40 पोस्ट है, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या परमानेंट हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको किसी भी तरीके से एंट्री करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे आप मिस मत करिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ये आपको कहीं ना कहीं एक बूस्टअप देती है, आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होती है। क्योंकि आज आप एंटर हुए हो इस जगह पे, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार नेक्स्ट टाइम के लिए मैं और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है। ये नहीं देखना है कि यार मुझे यार यहाँ से ना मतलब कितना मतलब मिलेगा सैलरी वगैरह और कितना मेरा करियर में उछाल आएगा, ठीक है।
नहीं, ये नहीं देखना है। आप पहले से प्रेडिक्ट करके नहीं बैठ सकते, आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको अपना बेस्ट देना है। लेटर ऑन जो भी बेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव वे में आपको आएगा। अगर आप कमिटेड हो, अपने डेडिकेशन के साथ में, अपने गोल के साथ में कमिटेड हो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके। एंड इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर भी सीएचओ की रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसकी भी कम्युनिटी पेज पे हमारे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एंड इसके अलावा एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि एम्स के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि सीआईबी की मीटिंग है, वो 6th सीआईबी की मीटिंग है एम्स भुवनेश्वर में अभी ऑर्गेनाइज हुई है। ठीक है, तो आई होप कि उसका एक पॉजिटिव आउटकम आए। ठीक है, एंड जो भी लेटर ऑन है, जो भी उसके मेन पॉइंट्स है, अगर जब भी आएंगे बाहर तो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट बताने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सेक्स बेस्ड जो 80-20 का रेशियो है वो बहुत ही मतलब एक ज़बरदस्ती थोपा हुआ, इम्पोज किया हुआ डिसीजन है, जिसकी वजह से वैसे मैंने पहले भी इसके ऊपर भी, मेरा एक बहुत पुराना वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे वीडियोस के अंदर जाकर, जिसके ऊपर मैंने बनाया था सेक्स बेस्ड रेशियो के ऊपर एक कैंपेन चला था, ट्विटर कैंपेन। ठीक है, ऐसे मेरे 2-3 वीडियोस है, वो आप देख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि ऐसे जो वीडियोस होते हैं, सॉरी, ऐसे जो मतलब ट्विटर कैंपेन्स होते हैं या ऐसी जो भी बातें होती है जो हम बात करते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग के अंदर, तो इसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि एम्स के अंदर चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एंड ये सिर्फ नर्सिंग, मैं आपको बता दूं, नर्सिंग सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक बिजनेस नहीं है या फिर एक प्रोफेशन नहीं, ये अपने आप में एक साइंस है। ये एक अपने आप में एक मतलब किसी भी तरीके से सोचे, ये एक साइंस भी है, ये एक प्रोफेशन भी है, ये एक आर्ट भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमें सभी इंटेलेक्चुअल माइंड्स को अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो अपने करियर के अंदर आगे जाके अपना बेस्ट दे सके। एंड इस प्रोफेशन को, जैसा कि कहा गया है, नर्सिंग इज द नॉबलेस्ट प्रोफेशन अमंग ऑल, सारे प्रोफेशन के अंदर सबसे बेस्ट प्रोफेशन होता है। तो हमें यहाँ पे इस प्रोफेशन को जब अपनाते तो पेशेंट की केयर को ध्यान में रखकर ही अपनाते। ऐसे नहीं है कि हमें बस अपना एक करियर दिखाई दे, ऐसा नहीं सोचना है। आपको अगर इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना है तो पेशेंट को फोकस में रखकर ही बनाना है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है अपने आसपास के सराउंडिंग्स में, एम्स के नज़रिए से अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, तो जो 80-20 का रेशियो है ये बिल्कुल एक बायस्ड है, एक बायस्ड डिसीजन है, एक गलत डिसीजन है, जिसको मैं मतलब मैंने खुद ने भी एम्स भुवनेश्वर में जॉब की है, एम्स बठिंडा में जॉब की है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैंने 16 एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं क्लियर किए हैं, तो उनका मुझे एक्सपीरियंस है। और उसके लेवल पे मतलब उस एम्स के लेवल पे आपको कैसे मतलब अपनी वर्किंग सिचुएशन में पेशेंट के साथ में मतलब डील करना होता है, वो सब मुझे एक्सपीरियंस है और मुझे जानता हूँ। ठीक है, तो आप ये कह के मतलब इस चीज़ को मतलब ये नहीं कह सकते कि टू प्रोवाइड कंफर्ट लेवल, ये एक टोटली मतलब एक मतलब नॉन प्रोफेशनल डिसीजन है, जिसकी एज अ प्रोफेशनल नर्सिंग ऑफिसर मैं कंडेम करता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी देना है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी सभी को दी जानी चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि हमें अपना करियर एंड हमें इस प्रोफेशन के अंदर पेशेंट केयर को सबसे इंपॉर्टेंस देनी है। पेशेंट केयर डेफिनेटली सभी नर्सिंग प्रोसीजर से अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं एम्स के अंदर, तो अब वो चाहे मेल करे या फीमेल करे। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा, मेरा मतलब सोचना यही है कि इन सब चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए एंड जो 80-20 है उस रेशियो को हटाकर रिजॉल्व करके चाहे तो 60-40 करे या 50-50 करे, बट किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, तो ये थी बहुत सारी बातें जो मैंने आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड एंड एम्स की मीटिंग को लेकर जो है मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। एंड ऐसे ही स्टडी मटेरियल को लेकर भी मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी न्यू वे एंड जो भी स्टडी से रिलेटेड टिप्स होंगे वो मैं लेटर ऑन और भी बहुत सारे वीडियोस जो है उनके अंदर मैं बताता रहूँगा, और वैसे भी मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया है। तो
बने रहिए हमारे साथ में इसी यूट्यूब चैनल पे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।